प्यारे बच्चों, आज हम इस संपृक्त कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8वीं में पाठ 4 युगों की दौड़, जो कि आपके पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पुस्तक से लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय जो कई रंगमंच है उस कला के संबंधित में रचित नाट्य शास्त्र को विशेष महत्ता प्राप्त थी। इसमें हम भाग 4 अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें तीसरी शताब्दी की जो रचना है उसके नाम से हम रंगमंच की जो कला है उस पर रचित नाट्य शास्त्र है उन्हें हम जानते हैं। और ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती है जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो, उसमें किसी भी प्रकार से पिछड़ापन ना हो, किसी भी प्रकार से कमी ना हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अर्थात नाटककार के द्वारा सार्वजनिक रूप से नाटकों की प्रस्तुतिकरण का क्रम अनवरत चलती रहे। इसी के संबंध में यहाँ पर लेखक, जो कि आपको मालूम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संबंध में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, उनके माध्यम से यह लिखा गया है। और अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी तक पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुके थे। अर्थात यह जो साहित्य है उनको बहुत ही सम्मान मिलता था। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया जाता है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। भास एक नाटककार है। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह जो है खोज में मिला है। अर्थात 13 नाटक को भास जी ने लिखा और उनका संग्रह हमें मिलता है। और अब तक जो मिले संस्कृत नाटक है उनमें प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के है। यह भी एक नाटककार है। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये जो है ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र है। और उसी प्रकार से आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तानी की सरहदों पर तूफान में लिखे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। अर्थात अश्वघोष जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हुए, अनुयायी हुए और उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी को लिखी। जो गौतम बुद्ध आपको नाम मालूम है, उनके जीवनी को इन्होंने बुद्ध चरित के नाम से एक पुस्तक में संकलित किया। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ, सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक रहा। और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु तिब्बत और चीन
में भी हमें यह जो साहित्य है उनकी महत्ता देखने के लिए मिलता है। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईसा में तब हुई, अर्थात 1789 में तब हुई जब कालिदास जी के द्वारा शकुंतला, एक उनके द्वारा प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ है, वह सर विलियम जोन्स के द्वारा कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ और सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच और डेनिश और इटालियन, इस अन्य भाषाओं के माध्यम से भी जो यह साहित्य है उनका अनुवाद हुआ। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। गेटे आपको मालूम है, इनका प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। इस प्रकार से भारतीय साहित्य में इनका विशेष योगदान रहा और इसी समय हमको यह भी ज्ञान होता है कि कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह चौथी शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में था और माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। जो दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय के माध्यम से 9 रत्नों का उन्होंने चलन बनाया, उनमें कालिदास भी एक प्रमुख नवरत्न के रूप में उस समय विख्यात हुए और उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग, ये दोनों भाव देखने के लिए मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। इस मेघदूत के माध्यम से एक प्रेमी जिसे बंदी कैदी बना करके उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है, उन्हीं का प्रसंग यहाँ पर मिलता है। और कालिदास से संभवतः काफ़ी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी और शूद्रक का मृक्ष कटिकम, शूद्रक भी एक नाटककार है, उनके द्वारा प्रमुख नाटक का रचना किया गया जिनका नाम है मृक्ष कटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। और यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है। कल्पना के माध्यम से इनको लिखा गया है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो कि हमें प्रभावित करता है, आकर्षित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की जो झांकी है उन्हें भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें पाठ के माध्यम से पढ़ने के लिए मिला। आगे हम और भी अध्ययन करेंगे। उनके पूर्व अभी इस पाठ के अंतर्गत जो आप शब्दार्थ को जानेंगे और
जो कि आप समस्त विद्यार्थियों के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब तक आपके द्वारा किसी भी पाठ को समझने के लिए व्याख्या को जानना आवश्यक होता है, लेकिन उससे भी आवश्यक है तो संबंधित पाठ का शब्दार्थ, क्योंकि जब तक आपको शब्दार्थ समझ में नहीं आएगा, कठिन शब्दों के अर्थ को जब तक आपके द्वारा नहीं समझा जाएगा, तब तक आप संबंधित पाठ का व्याख्या या उनका प्रश्न उत्तर इत्यादि को, उनके भाव को आप जो है समझने में असमर्थ रहेंगे। तो सर्वप्रथम इस पाठ के अंतर्गत आप समस्त विद्यार्थियों के लिए जो कि महत्वपूर्ण होगा, आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर लिखना है, जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ है आरंभ। पहले बंदी, कैदी, चाहत, इच्छा, संदेश, समाचार, कायम, स्थापित, ह्रास, कमी, हमेशा, अक्सर। तो इस प्रकार से आपको इस पाठ के माध्यम से जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों का जो अर्थ है, उन्हें बताया गया, जिनसे आपको संबंधित पाठ का व्याख्या को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम इस पाठ में आपका जो शब्दार्थ है, उन्हें पुनरावृत्ति के रूप में पुनः बताया जा रहा है, क्योंकि यदि ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक सुन नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं या लिख नहीं पाए होंगे, उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ही होशियार है, पढ़ने लिखने में जागरूक है, ऐसे विद्यार्थी जो इस शब्दार्थ को लिख चुके हैं, उनके लिए भी एक बार पुनः इन पुनरावृत्ति के शब्दार्थों को सुनना, समझना और आपके द्वारा जो लिखे गए शब्दार्थ है उसको मिलान करना, यह बहुत ही आवश्यक होगा। इनसे आपको लाभ यह है कि आपके द्वारा जो श्रुत लेख होता है हिंदी में, वह विकसित होगा। साथ ही साथ आपके द्वारा जो अक्षर या मात्रा की दृष्टि से जो त्रुटि होता है, उनका भी निराकरण हो जाएगा। तो आप सभी को इस पाठ के अंतर्गत प्रथम नंबर का शब्दार्थ के रूप में बताया गया था आरंभ। पहले बंदी, कैदी, चाहत, इच्छा, संदेश, समाचार, कायम, स्थापित, ह्रास, कमी, हमेशा, अक्सर। तो इस प्रकार से आपको संबंधित पाठ का जो
शब्दार्थ है उन्हें पुनरावृत्ति के रूप में भी बताया गया है और व्याख्या तो आप अध्ययन कर ही चुके हैं। अब हम इस पाठ में जो कि महत्वपूर्ण होता है संबंधित गृह कार्य का प्रश्न, उन गृह कार्य के प्रश्नों को आप समस्त विद्यार्थियों के लिए ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और उन्हें लिखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी गृह कार्य के द्वारा लिखे गए उत्तर को सही लिखने का सिर्फ एक ही उपाय है कि संबंधित प्रश्न का जो आपको दिया गया है उन्हें ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि कोई भी उत्तर तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक आप संबंधित प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे, और जिनके वजह से आपको परीक्षा के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपके प्राप्तांक में भी प्रभाव पड़ेगा, नंबर आपका कम हो जाएगा, ज्ञान में जितना आगे होना है, जितना विकसित होना है उसमें प्रभाव पड़ेगा। अतः आप समस्त विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस संबंधित पाठ के गृह कार्य के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर लिखेंगे, जिसमें प्रथम नंबर का गृह कार्य का प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी किसने और क्यों लिखा, स्पष्ट कीजिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बुद्ध की जीवनी किसने और क्यों लिखा, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, संस्कृत का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है और क्यों। प्रश्न क्रमांक 2, संस्कृत का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है और क्यों। तो इस प्रकार से आप सभी ने संबंधित पाठ का जो प्रश्न है गृह कार्य के रूप में, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर लिखे हैं। अब हम आगे ऐसे इन प्रश्न को पुनरावृत्ति के रूप में पुनः बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनकर और समझकर लिखना चाहिए, ताकि परीक्षा के समय आपको किसी भी प्रकार से सोचने की, विचार करने की आवश्यकता कतई न हो। तो प्रथम नंबर का प्रश्न जो कि गृह कार्य के अंतर्गत
आप समस्त विद्यार्थियों के लिए बताया गया था। पुनः सुनेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, बुद्ध की जीवनी किसने और क्यों लिखा, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, संस्कृत का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है और क्यों। तो इस प्रकार से आपका यह जो पाठ है उसमें भाग 4 पूर्ण हुआ। आगे अब हम एक नए भाग के साथ, नए ऊर्जा और उत्साह के साथ आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी YouTube के चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।